बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइज। नाज़रीन, APC से जब नवाज़ शरीफ ख़िताब करते हैं तो उसमें जहाँ वो हुकूमत की बहुत सी चीज़ों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वहीं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का वो ज़िक्र करते हैं। फिर आज मरीम नवाज़ जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो आसिम सलीम बाजवा का ज़िक्र करती हैं। इसके बाद फिर आज नवाज़ शरीफ बरतानिया में सहाफ़ियों से बात करते हैं और ये कई महीनों बाद उनकी बाकायदा प्रेस से गुफ्तगू होती है और उसमें भी वो आसिम सलीम बाजवा पे बात करते हैं। आखिर शरीफ ख़ानदान को आसिम सलीम बाजवा से मसला क्या है, ये वो क्या वजूहात हैं कि एक अपोजिशन की बड़ी सियासी जमात और ख़ास तौर पे जो शरीफ ख़ानदान है वो क्यों आसिम सलीम बाजवा से मुतल्लिक मुसलसल बात कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त सिद्दीक जान साहब। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, आपको क्या नज़र आता है मुसलसल अब हर प्रेस ब्रीफिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोई पॉलिटिकल गैदरिंग होती है तो उसमें एक शख्सियत से मुतल्लिक ख़ास तौर पे बात होती है, इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि वो क्या वजूहात हैं? मैंने बड़ा साहब इस हवाले से एक दिन बैठ के काफ़ी सोचा। मैंने कहा कि यार ये क्या वजह हो सकती है कि इतना ज़्यादा आसिम सलीम बाजवा साहब के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ हो रहा है। ये मैं आपको पहले एक बात बता दूं, जब आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से एक वेबसाइट पर ख़बर आई, गो के हमें ये भी पता था कि ख़बर लाने वाले कौन हैं, वो किसके एजेंडे पर हैं, वो किसके हाथों में खेल रहे हैं, उनका पाकिस्तान के अंदर है कि क्या बयानिया था, ये सारी चीज़ें क्लियर थी। उसके बावजूद हमारा एक अपना एक मौक़िफ़ था, मेरा ज़ाती तौर पे एक मौक़िफ़ था और मैंने उसके ऊपर डट के वीडियो की। मैंने कहा जी आसिम सलीम बाजवा साहब को इसकी वजाहत देनी चाहिए कि एक ठीक है, वो सारी बातें मैंने की, पता है ये कौन लोग हैं, सब कुछ उन्होंने वजाहत दी। और उस वजाहत के बाद क्या होना चाहिए था वो मैं आगे आता हूँ, एंड में उस पर बात करते हैं कि क्या होना चाहिए था। अगर किसी को वजाहत पसंद नहीं आई तो क्या हो सकता है, लेकिन पहले हम आ जाते हैं कि मैंने जब गौर किया कि कौन सी 7-8 चीज़ें हो सकती हैं, फिर मैंने जो मेरा एनालिसिस है, जो मुझे नज़र आता है, कुछ मेरी 1-2 चीज़ों में इन्फॉर्मेशन भी है। देखें, आसिम सलीम बाजवा साहब का वही टेन्योर है जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे और जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ थे। जनरल राहील शरीफ के साथ DGI-SPR थे आसिम सलीम बाजवा साहब। उस दौरान जनरल शुक्रिया राहील शरीफ का नारा आपको पता है बड़ा चला था, और उस दौर में इसमें कोई शक नहीं है कि राहील शरीफ साहब के दौर में जिस तरह से फ़ौज ने ऑपरेशन किए और फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी और काफ़ी पाकिस्तान के इलाकों में कुर्बानियों से अमन भी आया, फ़ौज का मोराल काफ़ी ऊपर गया, फ़ौज का मतलब अब लोगों को एक नज़र आया कि जो हमारे जवानों की जो कुर्बानियाँ और किस तरह से उन्होंने दहशतगर्दी पर काबू पाया। उस दौरान मुझे एक अखबार के एडिटर हैं, उन्होंने बताया कि जब हम राहील शरीफ साहब की हेडलाइन लगाते थे तो हमें कॉल आती थी हुकूमती लोगों की कि जी राहील शरीफ की हेडलाइन क्यों लगाइए। तो वो कहते थे कि यार ये एक जिस तरह हमारे यहाँ जर्नलिज्म में होता है कि ख़बर जब आपके डेस्क पे आती है वो ख़बर खुद बोलती है कि वो कितनी लगानी है। वो ख़बर के अंदर देखते हैं आपके उसके अंदर कंटेंट क्या है, वो क्या है, क्या वो बताती है आपको कि आपने कितना लगाना है। वो कहते हैं कि वो क्योंकि एक टाइम ऐसा था, ऑपरेशन भी हो रहे थे, ऐसी चीज़ें थी, तो वो सबसे बड़ी खबर ही वो होती थी जो वो बोलते थे। तो कहते हैं कि हम उनको बताते थे, वो कहते थे नहीं ये आसिम सलीम बाजवा है इसके पीछे, वो तुम लोगों को कहता है कि तुम जो है ना वो आर्मी चीफ की खबर बड़ी लगाओ और वज़ीर-ए-आज़म की छोटी लगाओ। वो कहते थे कि यार वज़ीर-ए-आज़म की तो रूटीन में खबरें आ रही हैं, रूटीन की मीटिंग हुई है, वो वज़ीरों से मिले हैं, किसी से मिले हैं, कोई रूटीन का बयान है, चीज़ है, लेकिन वो एक इंटरनेशनली भी नेशनल लेवल पर भी वो एक इंपॉर्टेंट खबर होती थी जो राहील शरीफ साहब की होती थी। एक तो वो इनको था कि शायद आसिम सलीम बाजवा साहब मीडिया को कहकर नवाज शरीफ की खबरें छोटी लगवा रहे हैं और राहील शरीफ साहब की बड़ी खबरें लगवा रहे हैं। अच्छा, इसमें ना बड़ाई साहब गो के मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप खामखा में किसी को कहें कि वो मुहिब वतन नहीं है, आप खामखा में किसी को कहें कि वो दुश्मन के एजेंडे पर है, लेकिन आप ये ना भी कहें ना और ये इल्ज़ाम ना भी कैटेगोरिकल लगाएं तो बात चीज़ें ऐसी नुली कर रही है जिससे दुश्मन को फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। उसमें भी यह है कि क्योंकि आसिम सलीम बाजवा साहब उस दौर में ISPR को जिस तरह से उन्होंने एक इदारा बनाया, जदीद ISPR के वो यानी बानी समझे जाते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा नई चीज़ें, और उसकी मैं एक मुख्तसर सा बैकग्राउंड भी बताऊं कि आसिम सलीम बाजवा साहब बेसिकली जब कर्नल थे और वो प्रेसिडेंसी में परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ होते थे, स्टाफ ऑफिसर थे, उस वक्त पाकिस्तान में मीडिया जो है अभी ग्रूम कर रहा था और मीडिया जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो नया नया आया था। तो उस दौर में उन्होंने इस मीडिया को ऊपर आते ग्रो करते देखा और वो इसके डायनामिक्स समझते थे, और उस वक्त उन्होंने उस वक्त से लेकर ISPR में आने तक
जो मीडिया के जो डायनामिक्स हैं, जो जदीद तकाज़े हैं, वो उनसे हम आहंग थे, और उन्होंने फिर ISPR में बहुत सी जदीद चीज़ें जो हैं फिर वो मुतारिफ़ करवाई थी। तो इसलिए उनका फिर वो बड़ा जो एक बैकग्राउंड है मीडिया के हवाले से कि वो बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो जानते हैं। उसमें ये हुआ कि भारत के अंदर ये आवाज़ें आईं, उन्होंने कहा कि अगर भारत भी पाकिस्तान का मुकाबला करना चाहता है इंटरनेशनली, तो भारत को भी ISPR की तरह का एक इदारा बनाना चाहिए, क्योंकि पिछले एक साल उनको बड़े धचके लगे हैं भारत को बयानिए के हवाले से। ISPR ने जिस तरह इंटरनेशनली चीज़ें की, और फिर साथ कम्बिनेशन देखें कि इमरान खान साथ थे वज़ीर आज़म, 2 साल उनको हुए, इस दौरान इमरान खान ने जो किया और ISPR ने जो, उससे धचका बहरहाल भारत को बहुत ज़्यादा लगा है। तो इसलिए कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि जो लोग इस वक्त DGISPR को, साबिक DGISPR आसिम सलीम बाजवा को टारगेट कर रहे हैं, उनको और मोटिवेट किया जाए और ये सारा हो। तीसरा जो मुझे वड़ाई साहब है ना, वो अगर आप मौजूदा हालात पे भी आ जाएं, कुछ पीछे चीज़ें हैं उन पे भी दोबारा जाते हैं। मौजूदा हालात में ना एक अपोजिशन को सबसे बड़ा ख़तरा है। अपोजिशन को ख़तरा ये है कि अपोजिशन को एक बहुत फ़ायदा था कि मीडिया और हुकूमत की लड़ाई हुई, आपको पता है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आते ही उनका ये ख्याल था कि वो मीडिया के ख़िलाफ़ भी एक वो करेंगे, कुछ चीज़ें वो बेहतर करना चाहते थे, तरीका गलत था, एक परसेप्शन भी बन गई थी, यानी वो पता नहीं कर रहे थे नहीं कर रहे थे, लेकिन एक परसेप्शन ज़रूर बन गई थी, परसेप्शन बन गई थी। और आपने देखा कि बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और मीडिया बिल्कुल ख़िलाफ़ हो गया हुकूमत के, और जायज़ नाजायज़ तनकीद और वो सारे मामलात, पॉजिटिव चीज़ें भी हाईलाइट नहीं हो रही थी। और यही वजह है कि उस दौरान फिर स्पेस काफ़ी जो है ना वो डिजिटल मीडिया ने और यूट्यूब चैनल्स ने और इनको काफ़ी जो है वो इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। अच्छा, अब ये इस वक्त जो सबसे बड़ा थ्रेट ये भी है कि आसिम सलीम बाजवा साहब के आने के बाद क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी के दौर से लेके नून लीग के दौर तक जो बकायाजात थे, जो जायज़ मुतालबा था मीडिया का, वो अरबों रुपए अदा कर दिए गए हैं मीडिया को। ठीक है, वो बाकायदा उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि कितने पैसे मीडिया को जारी किए गए और कितने पुराने थे, क्योंकि इमरान खान ने तो आगे कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, ना हम इश्तेहार देंगे ना पिछलों के पैसे देंगे। इमरान खान साहब को आगे समझाया गया कि देखें ठीक है, आगे आपकी पॉलिसी है कि आप इश्तेहार नहीं देने, ना दें। वो कि उसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ कि उसके ऊपर भी इमरान खान साहब को ये कायल किया गया है, और मैं भी इस चीज़ का किसी हद तक कायल हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं ना, वो इसलिए ज़रूरी है मीडिया पे हाईलाइट करना कि मीडिया की इंपॉर्टेंस तो है, ये नहीं है बिल्कुल नहीं है इंपॉर्टेंस। उससे क्या होता है कि जब आप बताते हैं ना कि ये हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, लोगों को वैसे नहीं पता होता कि ये आप करने जा रहे हैं। ट्विटर फेसबुक कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़ी तादाद में करते हैं, लेकिन जाहिर है टीवी की अपनी एक रीच है। जब आप बताते हैं लोगों के अंदर हौसला आता है कि हाँ पाकिस्तान में कुछ बेहतर भी हो रहा है यार, हाँ डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, हाँ तरक्की, कोई प्रोजेक्ट्स और चीज़ें। एक तो उनको ये बताया गया इमरान खान साहब को कि खान साहब ये पैसे देने हैं उनको, ये उनका हक है, जो इश्तेहार चल चुके हैं। अगर पॉलिसी गलत थी तो वो हुकूमतों की गलत थी, मीडिया का तो कसूर नहीं है। वो पैसे उन्होंने अदा करवाए, वो कायल कर रहे हैं इमरान खान साहब को कि हमें आगे भी जो जायज़ एक बनता है, जायज़ जो चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए वो ऐड देने चाहिए। आसिम सलीम बाजवा साहब के अलावा भी कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। इसके अलावा फिर यह है कि इमरान खान साहब को ये कहा गया कि मीडिया के कुछ लोग जो हैं, जिनको आपसे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, शिकायत भी हैं, उनसे एक बार आपको मिलना चाहिए, उनको आपको ब्रीफ करना चाहिए कि आप अगर उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ हो जाएंगे तो उससे फासले बढ़ेंगे। आप इखलाकी तौर पर एक बार उनको मिलें, मिल के बैठें, उनको ब्रीफ करें। अगर उसके बाद भी वो फेक न्यूज़ देते हैं, आपकी तरफ से कम अज़ कम इखलाकी तौर पर जो आपने अपना फ़र्ज़ अदा करने वो कर दिया। और उसका हुआ, इमरान खान साहब को कुछ ऐसे एंकर्स के साथ मिलवाया गया जो शायद इमरान खान साहब उनका नाम भी ना सुनना चाहते हो। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब को मिलवाया गया उनसे। अच्छा, खान साहब का जो बड़े बड़े इंटरव्यूज़ जिनका इम्पैक्ट था, जिन्होंने कई स्टोरीज़ जो हैं जो रीजनल इश्यूज़ पे, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे उनसे स्टोरीज़ निकली, वो इंटरव्यूज़ हुए। बिल्कुल। फिर इंटरनेशनल मीडिया से हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते जो इंटरव्यूज़ जो हैं उनका इनकाद हो रहा है। तो क्या ये भी इसके पीछे भी कोई? बिल्कुल वही है। और आसिम सलीम बाजवा साहब भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, कम्बिनेशन भी अच्छा है। शिबली फराज साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि शिबली फराज साहब की मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी किसी से बात हो रही थी शुरू में, मैंने जब वो आए मैंने तनकीद भी की कुछ चीज़ों के ऊपर उनकी, लेकिन मुझे जो कुछ लोगों से बात होती है वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो सबसे ज़्यादा सिंसियर 5 लोग हैं उनमें से एक शिबली फराज साहब हैं। बहुत सिंसियर है इमरान खान के साथ और अपनी तक वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब एक तो जो मैं पिछली बात को कंप्लीट करता हूँ कि अपोजिशन को खतरा यह है कि अगर आसिम सलीम बाजवा साहब रह जाते हैं, मीडिया के साथ तल्लुकात मजीद बेहतर हो जाते हैं। जायज़ चीज़ें, नाजायज़ नहीं कि मीडिया को थ्रेट किया जाए कि ये खबर आप हुकूमत के हक में चलाएं, ये नहीं है, ना ही आसिम सलीम बाजवा साहब का यह तरीकाकार है। अगर कोई ये समझते तो गलत है। जायज़ जो मीडिया के मुतालबात हैं वो पूरे हो जाते हैं तो मीडिया ज़ाहिर है फिर वो जो एक कुछ लोग खाम में, आपको भी पता है यार, खाम में फेक न्यूज़ देना वो रुक जाए तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री जो है ना वो रिफॉर्म उसमें हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री तो हमारी अब ना होने के बराबर है ना, ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री होने क्या जा रहा है।
आपके मुल्क के अंदर अर्तुगरुल की तरह के ड्रामे बनने जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये बनने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कंसर्न है और उसके ऊपर आपको पता है एक पूरा प्रोग्राम हुआ कि इमरान खान ये गलत कह रहे हैं। इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप जो गैर अखलाकी ड्रामे दिखाएंगे ना तो उससे तलाकों की रेशो बढ़ेगी, फैमिली डिस्टर्ब होगी, फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब होगा। आप फाशी दिखाएंगे तो उससे मुआशरा डिस्टर्ब होगा। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है और इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने अर्तुगरुल यहाँ पे चलवाया है। वो कहते हैं इस तरह के ड्रामे और फिल्में बननी चाहिए। सही, उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। सही, ठीक है। फिर एक और जो आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ इंटरनेशनली जो कोशिश हो रही है, जो चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है, उसकी वजह CPAC है। आपको पता है CPAC किस किस को खटकता है। ठीक है, तो पाकिस्तान दुश्मनों को खटक रहा है। तो ये कुछ 7-8 चीज़ें हैं उनके उस मामले से लेकर, और वो जो हुकूमत गिराने के इल्ज़ामात और मतलब इस तरह के वो जो इल्ज़ामात शरीफ खानदान की जानिब से लगाए जा रहे हैं, तो उस वक्त तो इनकी अपनी हुकूमत थी और जो बलूचिस्तान में हुकूमत और वो सारा क्रेडिट कौन लेता था? वो तो फिर जरदारी साहब ने वो बड़े दावे से साहब ने कहा था, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें इस बलूचिस्तान हुकूमत नहीं लेने दूंगा, सेनेट नहीं लेने दूंगा, मैंने नहीं लेने दिया। उन्होंने कहा था कि मैंने जो है वो अपना सिंध हुकूमत मैंने वो किया है, हमने दुआ दी थी, हो गया ये। वो क्रेडिट जरदारी साहब लेते थे। अगर जरदारी साहब शामिल थे तो फिर आप जरदारी साहब के साथ आ जा बैठे हैं। ठीक है, तो ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस तरह की जो बातें करना और मुसलसल इसी मामले पर बात करना जो है, तो ये क्या यानी अब ये मामला आगे चल के बाकायदा इसको पॉलिटिसाइज किया जाता रहेगा, आप समझते हैं? इसमें मरीम साहबा से आज सवाल हुआ कि मरीम साहबा आप ये बताएं कि आप अदालत चले जाए आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ। उन्होंने क्या कहा आगे से, ये मामला हम PDM में लेके जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। भाई बाकी सब चीज़ें आपने अकेले सर पे करनी है, ये आप उधर लेकर जाएंगे। यानी मामले को पॉलिटिसाइज करना है ना, तो फिर मकसद पॉलिटिसाइज करना है ना। देखें बड़ाई साहब, आपसे एक सवाल होता है, आप कहें यार सदीक जान भी तो ये करता है, या सदीक जान ने भी ये किया है, ईसा नकवी भी ये करता है। यार ईसा नकवी अगर गलत कर रहे हैं, सदीक जान गलत कर रहे हैं, उससे ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है। मसला ये है कि मुझे बताएं बड़ाई साहब, आपने भी पनामा केस कवर किया है। यार मैं हैरान होता हूँ लोगों पे जो कहते हैं कि पनामा शायद वो गलत था और पनामा तो बहाना था और नवाज शरीफ निशाना था। यार अजीब और बेवकूफ़ों वाली बात करते हैं। हमने वो केस सुना है, उस केस में एक सबूत दे सकें, ये कोई एक रसीद दे सकें, ये इनके अपने कॉन्ट्राडिक्शंस इनके बयानात की देखें। और आपको पता है इसीलिए चीफ जस्टिस जो बाद में बने आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार साहब जो अभी चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने पहले मरले में इनको नायल कर दिया था। इन्होंने कहा भाई जो मुल्क का वज़ीर आज़म है, इतने बड़े उसके हवाले से इंकशाफ हुए हैं, पार्लियामेंट में वो कुछ और कह रहे हैं, टीवी पे कुछ और कह रहे हैं, उसके बच्चे कुछ और कह रहे हैं, अदालत में कुछ और कह रहे हैं, ये तो साबित हो गया कि ये झूठे हैं। ऐसे शख्स को तो वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए, उन्होंने तो पहले मरले में नायल कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब आपकी राय का। नाजरीन, आपने जाना कि ये जो मामला, चूँकि आज हमने बात करने का मकसद भी ये था कि मुसलसल अब इस मामले पे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे या पॉलिटिकल गैदरिंग में अगर शरीफ ख़ानदान की जानिब से बात की जा रही है तो वो वजूहात तलाश करने की कोशिश की कि आखिर इसकी क्या वजूहात जो हैं वो नज़र आती हैं हमें। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।